हेलो डियर स्पिरिट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति निरंजन महावर की किताब से। ठीक है, लोकरंग छत्तीसगढ़ इस किताब का नाम है, जिसके राइटर है निरंजन महावर। इनकी किताब से जो है हम छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली जो नाट होता है, नृत्य होता है, जो गीत होता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप जो है जाके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डला हुआ है, बहुत सारे मैराथन क्लासेस हैं, और आपको मेरा कोशिश रहेगा कि हर संडे को एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेके आऊँ, जो आपके CGPSC के लिए और साथ ही व्यापम की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें। आपको कोशिश रहेगा मेरा कि हर संडे को एक मैराथन क्लास मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो सके। अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट करें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर पर जाएं और प्ले स्टोर में जाने के बाद CG व्यापम एस्पिरेंट करके सर्च करें। ये जो नाम लिखा है यही आपको सर्च करना है, और हमारा एप्लीकेशन इस लोगो के साथ, लोगो आपको दिख रहा होगा, इस लोगो के साथ हमारा एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उसमें आपको CGPSC प्री 2026 के लिए निःशुल्क क्लास मिलेगा। साथ ही RTO कांस्टेबल के लिए मंडी सब इंस्पेक्टर का क्लास भी आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही टेस्ट सीरीज वगैरह है, टेस्ट सीरीज के लिए चार्जेस है, बहुत नॉमिनल चार्जेस में टेस्ट सीरीज आपके लिए रखा गया, तो आप वहाँ जाइए, आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, साथ ही टेस्ट सीरीज दिन है, टेस्ट सीरीज भी दीजिए। साथ ही अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो PDF भी वहाँ अवेलेबल है। PDF का चार्जेस रखा गया है, नॉमिनल चार्जेस है। आप PDF अगर आप स्वयं से नहीं लिखना चाहते तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, उस PDF को आप खरीद कर प्रिंट आउट करवा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे बस्तर का जो है भथरा नाट। ठीक है, बस्तर में जो भथरा नाट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संस्कृत शब्द नाट्य का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या है? नाट है। ठीक है, नाट्य का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या है? नाट है। नाट में प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकांश नाटक पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित होते हैं। इन नाटकों के आलेखों या गुटकों को चंपू कहा जाता है। यहाँ रखेंगे, क्या कहा जाता है? नाटक के जो आलेख होते हैं या जो गुटके होते हैं उसको क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। चंपू भी संस्कृत भाषा से आया हुआ शब्द है। संस्कृत भाषा में पद एवं गद के मिले जुले स्वरूप वाले लोक नाटक को क्या कहा जाता है? चंपू। जिसमें पद होता है, गद होता है, दोनों का जो मिला जुला जो स्वरूप होता है या जो सम्मिश्रण होता है उसको क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बस्तर में नाट के पहुंचने का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। लगभग 550 वर्ष पूर्व बस्तर रियासत के महाराज पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ की पुरी की यात्रा पर गए हुए थे। इस फैक्ट को आप पढ़ते हैं, है ना, इस कहानी को आप पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, तो पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा पर गए हुए थे। ठीक है, इस यात्रा में उनके साथ और भी लोग गए हुए थे, उनके अनुचर गए हुए थे। ठीक है, और बहुत सारे उनके प्रजाजन भी है इस यात्रा पर गए हुए थे। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का पर्व संपूर्ण भारत में प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध रहा है। जगन्नाथ प्रभु के रथ को उड़ीसा की सबर जाति के लोग खींचते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि जगन्नाथ पुरी की यात्रा से संबंधी, साथ ही जगन्नाथ जो भगवान है वहाँ, है ना, उनका मूर्ति के बारे में PSC ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ये किससे बना है। ठीक है, तो उनके बारे में पूछा जा चुका है। तो लगातार जगन्नाथपुरी से ही जो है क्वेश्चन बनता है ना, बीच बीच पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे, जो जगन्नाथ प्रभु के रथ है ना, उसको उड़ीसा की सबर जाति के लोग खींचते हैं। ठीक है, महाराजा पुरुषोत्तम देव एवं उनके साथ गए अनुचरों एवं प्रजाजनों को मानस पटल पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का गहरा प्रभाव पड़ा है। वहां गए, वो जब देखे जगन्नाथपुरी की यात्रा, ठीक है, तो उनके मन मस्तिष्क पर वो बस गया। तो वहाँ के जो राजा है उड़ीसा के, या जगन्नाथपुरी के जो राजा है गजपति ने बस्तर के महाराजा पुरुषोत्तम देव को प्रसन्न होकर 16 पहियों का रथ दिया। इसको जानते हैं आप, यहाँ रथ यात्रा निकलता है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी तो 16 पहियों का रथ दिया। ठीक है, तो 16 पहियों के रथ को अपने राज्य में ले जाने की अनुमति प्रदान की, लेकिन उस काल में इतना अच्छा सड़क नहीं था कि वो पूरा रथ को ले आए। ठीक है, तो जब जो राजा है, बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव, जब वो आए तो अपने साथ केवल जो है ना क्या लेकर आया थे? वो लेकर आए थे जगन्नाथ की काष्ठ निर्मित प्रतिमा। ठीक है, क्या लेके आए थे? अपने साथ स्वयं जो लेके आए थे वो लेके आए थे भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है, लकड़ी से जो निर्मित मूर्ति है, उसको वो लेकर आए हुए थे। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रथ बाद में आया, रथ को भी लाया गया, लेकिन रथ जो है
जब पुरुषोत्तम देव यहाँ आए तो तुरंत नहीं आया था, रथ बाद में आया। तो बस्तर की सड़कें या रास्ते उस युग में इतने चौड़े या अच्छे नहीं थे कि उन पर 16 पहियों का रथ चल सके, अतः 6 और एक 4 पहियों के 3 रथ बनवाए गए, एक माँ दंतेश्वरी माता हेतु, एक जो है जगन्नाथ जी हेतु और एक जो है अन्य देवी देवताओं एवं पुजारी हेतु। यही परंपरा बस्तर में आज तक चली आ रही है। ठीक है। महाराज अपने साथ जगन्नाथपुरी से उत्कल के कुछ ब्राह्मण परिवार को भी साथ लेकर आए थे। इन परिवारों को जीविकोपार्जन हेतु यहाँ भूमि दान में दी गई, कुछ अन्न धन दिया गया। ठीक है। और बस्तर में ही बसा लिया गया। केसरपाल से प्राप्त एक शिलालेख में भी इस बात की जो है पुष्टि होती है। ध्यान रखेंगे कौन सा शिलालेख में, तो केसरपाल से प्राप्त एक शिलालेख है, उस शिलालेख में इन सब बातों की जो है पुष्टि होती है, जिसमें उत्कल के धारिया ब्राह्मण परिवारों को भूमि दान किए जाने का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। कौन से ब्राह्मण, तो धारिया ब्राह्मण को जो है भूमि दान में दिया गया था। ठीक है। इन्हीं ब्राह्मणों ने महाराजा के साथ पूरी यात्रा पर गए अनुचरों एवं प्रजाजनों को हिंदू धर्म में सम्मिलित कर उन्हें जनेऊ प्रदान किया। जो ये धारिया जो ब्राह्मण है ना, इन्हीं लोग क्या किए थे, इनके साथ जो भी और गए थे राजा के साथ है ना यात्रा पर, उन सबको जो है हिंदू धर्म में सम्मिलित करवाया और साथ ही इनको जनेऊ प्रदान किया। तभी से ये आदिवासी क्या कहलाने लगे, भद्र कहलाने लगे। जो शब्द बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, भत्रा हो गया। भद्र से बना है भत्रा। इन्हीं भत्रा जनजाति के लोगों में नाट का स्वरूप प्रचलित है। ठीक है। अब नाच का संगठन कैसे होता है, तो नाच का संगठन अगर हम बात करें तो बस्तर में नाट उड़ीसा की सीमा से लगे हुए क्षेत्र जगदलपुर, बकावन एवं भानपुरी केसरपाल में ही प्रचलित है। इसी क्षेत्र में भत्रा जाति के लोग जो है निवास करते हैं। एक गांव के लोग एक ही नाटक करते हैं। मतलब इसका नाटक कैसे होता है कि वहाँ के जो युवक होते हैं ना, वो इकट्ठा होते हैं और वहाँ के जो वृद्ध जन है, जो वहाँ के जो सियाल लोग होते हैं है ना, अगर हम बोल सके तो वयोवृद्ध जो लोग होते हैं, उनके समक्ष जो है अपना विचार प्रकट करते हैं कि हमको नाटक कर रखना है। तो उसके पक्ष में क्या होता है, इन लोग विचार विमर्श करते हैं कि क्या नाटक के लिए पर्याप्त पैसा है, क्या जितने युवा है वो सभी युवा इस नाट्य को जो जिसका मंचन ये करने वाले हैं, क्या वो कई सप्ताह तक चला सकते हैं, 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह, क्योंकि नाटक का जो रचना ये करते हैं ना 3-4 सप्ताह चलते, लगभग 1 महीने चलता है समझो। तो क्या ये युवा जो है 1 महीने तक पर्याप्त इस नाटक को चला सकते हैं, क्या इनके पास पैसा है कि नहीं। अगर सभी चीज अवेलेबल है तभी जो है नाटक का मंचन किया जाता है। और नाटक को प्रारंभिक रूप से चालू करने के लिए लगभग 8 से 10 हजार रुपए की आवश्यकता इनको होती है। तो इन सब बातों पर विचार किया जाता है और विचार करने के बाद जो है इसका मंचन किया जाता है। अगर सबकी सहमति बनती है तभी इसका जो है मंचन होता है। और क्या होता है कि वहाँ के जो आसपास के जो गांव होते हैं ना, सभी गांव के लोग जो है नाटक का मंचन करते हैं, लेकिन एक गांव को केवल एक ही नाटक करने की अनुमति ये प्रदान करते हैं। तो एक गांव के लोग एक ही नाटक करते हैं तथा उसका चुनाव गांव के प्रमुख व्यक्तियों की सलाह पर किया जाता है। नाट में केवल पुरुष कलाकार ही भाग लेते हैं। स्त्री पात्रों का अभिनय भी स्वयं युवक करते हैं। मतलब पुरुष ही करते हैं, स्त्री अगर बनना है तो युवक ही बनते हैं। आमतौर पर एक नाट मंडली में 25 से 40 की संख्या में कलाकारों की आवश्यकता होती है। मतलब 25 से 40 लोग जो है एक नाटक मंडली में रहते हैं। नाट के दर्शक जिन जिन मार्गों से आते हैं, मतलब जो नाटक को देखने वाले या नाट को देखने वाले लोग हैं, वो जिन मार्गों से आते हैं उन सभी मार्गों पर क्या बनाया जाता है, स्वागत द्वार बनाया जाता है। और स्वागत द्वार में आम के पत्तों से सजाया जाता है। स्वागत द्वारों को आम के पत्तों से सजाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि रास्ते में कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस कारण इसको आम के पत्तों से सजाया जाता है। साथ ही अब जो है वर्तमान समय में हम बात करें तो पुलिस व्यवस्था भी यहाँ जो है अब रखी जाती है। ठीक है। नाट का आरंभ रात्रि के 9:30-10 बजे आरंभ होता है और सुबह तक चलता है। आप जानते हैं अभी गांव एरिया में देखे होंगे कि नाटक नाचा वाचा जो होता है वो रात को 9-10 बजे चालू होता है और सुबह तक चलता है। ठीक है। तो सुबह तक चलता है। नाट का आरंभ पूर्व रंग से होता है। सर्वप्रथम इसमें गणेश की वंदना की जाती है, फिर माँ सरस्वती की वंदना की जाती है, उसके बाद जो है इसका प्रारंभ होता है। इसमें जो होता है नाट गुरु और जो नट नटी, याद रखेंगे कौन, नाट गुरु और नट नटी, ये जो है गणेश भगवान से प्रार्थना हो करते हैं कि हमारा ये जो नाटक का मंचन हम कर रहे हैं ये सफल हो, है ना, इसमें किसी प्रकार के विघ्न बाधा ना आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको आप दूर करिए। इस प्रकार से वो जो है प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही प्रार्थना संपन्न होते हैं तो नट नटी जो है भगवान गणेश को जो है उनके कक्ष तक छोड़ के आते हैं।
उसके बाद नट नटी जो है, एक जो नट है वो नटी को कुछ कुछ बातें बताता है कि हम यहाँ क्या हो रहा है। नट पूछता है नटी से कि यहाँ क्या हो रहा है, तो बताता है नटी कि यहाँ जो है नाटक का मंचन किया गया है। फिर तो नट पूछता है कि किस प्रकार के नाटक का यहाँ मंचन किया जाता है, तो नटी जो है उसको बताता है कि ये इनके मतलब जो नाटक है उसके गुण को दोष को बताता है। तो नट जो है बार बार सोचता है कि हर एक नाटक में क्या है, गुण है ना, और कुछ अवगुण है, तो क्या ऐसा कोई भी नाटक नहीं है क्या जिसमें अवगुण न हो, ऐसा वो बताता है। तो फिर नटी लास्ट में उनको बोलता है कि भाई ऐसा कोई नाटक नहीं है, लेकिन एक नाटक ऐसा है, जैसे रावण वध के बारे में बताते हैं। तो रावण वध जो होता है मतलब असत्य पर सत्य की जो जीत होता है ना, उसी कहानी को ये दर्शाते हैं। फिर वहां से जो है ये रावण वध की कथा जो है या जो नाटक है उनका मंचन ये करते हैं। इस प्रकार से इसमें कहानी बताया गया है। ठीक है, तो नटी श्रेष्ठ नाटक के गुणों की व्याख्या करते हुए कहती है कि नट उन गुणों के अनुरूप कोई नाटक प्रदर्शित करे। नटी के संकेत को समझते हुए नट रावण वध नाट की प्रस्तावना के साथ ही नाट आरंभ होता है। ध्यान रखेंगे रावण वध का इसमें प्रस्तुतिकरण किया जाता है। नट नटी की प्रस्तावना प्रसंग में लगभग पौन घंटे लगते हैं, मतलब इन दोनों की बातों में लगभग कितने घंटे लग जाते हैं, पौन घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंडवानी। ठीक है, पंडवानी के बारे में अभी आपने देखा भद्रनाट के बारे में, तो भद्रनाट के बारे में आपने जाना कि रावण वध की कथा मुख्यतः इसमें जो है प्रस्तुत की जाती है, और अलग अलग कथाएं अलग अलग गांव से आते हैं, कोई कृष्ण लीला और कुछ भी अलग अलग जिसमें कथा जो है प्रस्तुत होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे गणेश वंदना से प्रारंभ होता है, नट नटी की इसमें मुख्य रोल होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और जिसमें दर्शकगण देखने आते हैं उसको वहाँ उस स्वागत द्वार को जो है आम के पत्तों से सजाया जाता है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भद्रा नाट का प्रस्तुतिकरण कहाँ होता है, तो बस्तर क्षेत्र में जो उड़ीसा से लगा हुआ क्षेत्र है वहां से। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंडवानी के बारे में। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक अत्यधिक ख्याति प्राप्त एकल नाट्य स्वरूप है। पंडवानी शब्द की उत्पत्ति पांडवानी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पांडव की कथा। महाभारत को ग्रंथ के रूप में पांचवें, है ना, महाभारत को ग्रंथ के रूप में पांचवें वेद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है कि कौन से वेद, पांचवें वेद के रूप में। ठीक है, महाभारत की कथा पर आधारित कुछ प्रचलित लोक शैलियों में मेवात में प्रचलित पांडु का कड़ा, मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में गोंड, अन्य जनजातियों में प्रचलित पंडवानी, आंध्र प्रदेश में प्रचलित बुर्रा कथा तथा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में प्रचलित हरि कथा। मतलब पंडवानी जैसे ही मंचन यहाँ भी होता है, लेकिन उनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे बुर्रा कथा, हरि कथा, ठीक है, का उल्लेख करना यहाँ प्रासंगिक होगा। पंडवानी मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति के भाट प्रधान जाति के गायकों द्वारा गाई जाती है। ध्यान रखेंगे, तो पंडवानी बेसिकली प्रधान जातियों के द्वारा गाई जाती है। प्रधानों ने ही रामायण के लोक स्वरूप रामायणी की भी रचना की। जिस प्रकार से पंडवानी है महाभारत का, उसी प्रकार से रामायण का रामायणी की भी रचना इन्होंने की है। प्रधान गोंड आदिम जाति की एक शाखा है। उनका प्रथम विधिवत अध्ययन श्री श्यामराव हिवाले द्वारा किया गया था, जो द प्रधान ऑफ द अपर नर्मदा एंड वैली के नाम से सन 1934 में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब है कि प्रधान जो जाति है इनके बारे में जो अध्ययन है, विस्तृत अध्ययन किन्होंने किया है, श्री श्यामराव हिवाले ने किया है। 1934 में एक बुक इनका प्रकाशित हुआ था। ठीक है, प्रधान एक प्रकार से गोंडों के चारण कवि कहे जाते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रधान को गोंडों के चारण कवि कहे जा सकते हैं। प्रधान पंडवानी की कथा मूल रूप से महाभारत की कथा पर आधारित है। अब जानते हैं पंडवानी की कथा महाभारत की कथा पर आधारित है, लेकिन महाभारत में जो मुख्य नायक होते हैं वो अर्जुन होते हैं, लेकिन पंडवानी में जो मुख्य नायक होते हैं वो कौन होते हैं, भीम होते हैं। मतलब भीम के ऊपर आधारित है ये पंडवानी। भीम और द्रौपदी की कथा आप जानते हैं। पांडवों की माता कुंती को, है ना, पंडवानी में जो पांडव की माता कुंती को कोतमा और कौरव की माता गंधारी को गंधारिन के रूप में संबोधित किया जाता है। ठीक है, महाभारत में कौरव के 100 भाई बतलाए गए, लेकिन पंडवानी में 21 भाई बतलाए गए। ध्यान रखेंगे, पंडवानी में इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 21 बताई गई है। पांडवों के निवास स्थान को जैतन नगरी कहा गया है। ध्यान रखेंगे, क्या कहा गया है, जैतन नगरी कहा गया है। और कौरवों के नगरी को हसना नगरी, हस्तिनापुर को क्या कहा गया है, हसना नगरी कहा गया है। हसना नगरी हस्तिनापुर का ही अपभ्रंश है। दोनों ही लोगों को क्या बताया गया है, पशुपालक दर्शाया गया है, जो रोज सुबह उठकर अपने पशु को चराने हेतु कजली वन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कौन सा वन में, तो कजली वन में ये जाते हैं। विराटनगर के राजा का नाम पंडवानी में संग्राम सिंह बतलाया गया है। ध्यान रखें, विराटनगर है ना, उसी विराटनगर को यहाँ क्या बताया गया है, विराटनगर बताया गया है, और वहाँ के राजा का नाम क्या बताया गया है, संग्राम सिंह बतलाया गया है। महाभारत के युद्ध को इस लोक काव्य में महाधान की लड़ाई कहा गया है। दीवार गायक भी पंडवानी, गुणवानी, रामायणी महाकाव्य को सारंगी पर गाते हैं। ध्यान रखेंगे,
प्रधान और देवार, ठीक है। तो देवार जो गायक है वो भी पंडवानी को सारंगी पर गाते हैं, लेकिन इनकी सारंगी की जो कथा वो भिन्न होती है थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवार जाति लोग किसी विपत्ति या संकट के कारण मंडला क्षेत्र से रतनपुर राज्य की ओर पलायन कर गए और उन्होंने घुमंतु जीवन, है ना, देवार जाति कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, घुमंतु जीवन अपनाकर छत्तीसगढ़ में फैल गए। इसके प्रमाण में उसके द्वारा गाई जाने वाली रतनपुर के राजा कल्याण साय की कथा है, ठीक है, जिसमें गोपाल राय बिंझिया, किसका, गोपाल राय बिंझिया नामक मल्ल के शौर्य का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानों ने और देवारों ने पंडवानी लोक काव्य को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैलाया। मतलब प्रधान जाति के लोग और देवार जाति के लोग जो है क्या किया, पंडवानी को पूरा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फैलाया। पंडवानी की दो शैलियां विद्यमान है, अब जानते हैं। एक होता है कपालिक शैली और दूसरा होती है वेदमती शैली। कपालिक शैली से तात्पर्य उस शैली से है जिसका कोई पाठ नहीं होता, है ना, जो मन मस्तिष्क में बसा हुआ होता है। जो गायक की स्मृति अथवा कपाल में विद्यमान है यह क्या है, कपालिक शैली कहलाती है। कपालिक शैली ही प्रधानों एवं देवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पंडवानी है, ध्यान रखेंगे। तो जो प्रधान जाति के लोग हैं, जो देवार जाति के जो लोग हैं, वो कौन से पंडवानी गायन करते हैं, कपालिक शैली के पंडवानी का गायन ये लोग करते हैं। कहने का मतलब इनको किसी भी पाठ का अध्ययन करने की जरूरत नहीं होता, इनके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है ये, ठीक है। और आप जानते हैं हमारे यहाँ कौन है, तीजन बाई, ठीक है। तो पंडवानी की दूसरी शैली होती है वेदमती शैली कहलाती है, जिसका अर्थ है कि शास्त्र पद आधारित शैली। पंडवानी गायक खड़ी भाषा में पद रूप में रचित सबा सिंह चौहान के महाभारत को इस शैली का आधार बताते हैं। मतलब जो वेदमती शैली है वो सबा सिंह चौहान के द्वारा रचित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब सबा सिंह चौहान के द्वारा जो महाभारत को रचा गया था, ठीक है, उसी को इस वेदमती शैली का पंडवानी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पंडवानी वेदमती शैली का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल से अधिक प्राचीन नहीं है। श्री झाड़ूराम देवांगन जो वेदमती शैली के श्रेष्ठतम गायकों में से एक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि श्री झाड़ूराम देवांगन जी ही क्या है, वेदमती शैली के जो है मतलब उसको प्रस्तुत करने वाला है, मतलब उनके ही कारण जो है वेदमती शैली आई, ऐसा भी मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो सबा सिंह चौहान है उनके महाभारत, मतलब उनके द्वारा महाभारत की जो कथा को लाया गया था वही वेदमती शैली कहलाता है, सबा सिंह चौहान द्वारा रचित, ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे सबा सिंह चौहान इसको, ठीक है। पूनाराम प्रसाद को उनकी आंगिक चेष्टाओं के कारण इस क्षेत्र में बहुत ख्याति मिली है। केतन, रेवाराम गंजीर आदि कलाकारों का भी इस शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखते हैं, ठीक है। कुछ रहस्य से संबंधित, नाचा से संबंधित कुछ बातें जिसको आपको ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चन बनने जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में दो पूर्ण विकसित नाट्य स्वरूप विद्वान है, एक रहस्य कहलाता है, दूसरा क्या कहलाता है, नाचा। रहस्य भगवान कृष्ण के बाल्य स्वरूप पर केंद्रित एक परंपराशील नाट्य विद्या है। छत्तीसगढ़ का दूसरा नाट्य स्वरूप नाचा एक सर्वजाति रंग विद्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रहस्य जो है भगवान कृष्ण पर आधारित होता है और जो नाट्य है ना, जो नाचा होता है, सर्वजाति रंग विद्या है। मराठों के इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात यहाँ नाट्य विद्या का उद्भव हुआ। गम्मत शब्द का मराठी में अर्थ क्या होता है, हास्य विनोद होता है, ठीक है, क्या होता है, हास्य विनोद के रूप में इसको बतलाया गया है। गम्मत की प्रस्तुति पुरुष कलाकारों के द्वारा की जाती है, ध्यान रखें, गम्मत को प्रस्तुत करते हैं तो जो पुरुष कलाकार है वो गम्मत प्रस्तुत करते हैं। गम्मत में स्त्री पात्र की प्रस्तुति भी पुरुष कलाकारों के द्वारा ही अभिनीत की जाती है, जो स्त्रियों के वस्त्र धारण कर स्त्रियोचित हाव भाव प्रस्तुत करते थे। गम्मत का यह पात्र क्या कहलाता है, नाच्य कहलाता है। मतलब गम्मत में जो पुरुष स्त्री बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, नाच्य कहा जाता है या नाच्य कहलाता है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ी नाट्य का विकास भी गम्मत से ही हुआ है और गम्मत के इस नाट्य पात्र के आधार पर ही छत्तीसगढ़ी गम्मत के विकसित नाट्य स्वरूप का नामकरण नाचा के रूप में पड़ा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नाट्य पात्र के रूप में इसको क्या कहा गया, नाचा कहा गया, ठीक है। कलचुरी राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के राज्य की सीमा से लगी हुई थी, जिसकी राजधानी रतनपुर थी, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि जो कलचुरी राज्य की उसकी सीमा किससे लगी हुई थी, रानी दुर्गावती के राज्य से लगी हुई थी, ध्यान रखेंगे। रासलीला की सर्वप्रथम प्रस्तुति महाप्रभु वल्लभाचार्य के निर्देशन में हुई थी, जिसमें पूतना वध लीला खेली गई थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रासलीला की सर्वप्रथम प्रस्तुति का निर्देशन कौन किया था,
प्रभु वल्लभाचार्य ने, और जिसमें पूतना वध की लीला जो है सबसे पहले की गई थी। महाप्रभु वल्लभाचार्य को रास लीला का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान रखेंगे ये इस लाइन को, ठीक है। तो रासलीला का प्रथम प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य को माना जाता है, जिनके निर्देशन में प्रथम लीला के रूप में पूतना वध की प्रस्तुति की गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने समझा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। इसका पूरा मैराथन क्लास आपको संडे को मिल जाएगा, ठीक है। 3 से 4 घंटे का मैराथन क्लास रहेगा, जिसमें अपन जो है कंप्लीट इस बुक के बारे में बात करेंगे। पूरा अध्याय को मैंने उसमें कवर किया है, ये लास्ट के कुछ चैप्टर थे जिसको मैंने आज जो है आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप संडे को वेट करिए, संडे को आपको इसका मैराथन क्लास मिलेगा। साथ ही आपको इसका क्रम वाइज क्लास जो है हमारे ऐप में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। CGPSC आप या फिर RTO कांस्टेबल या फिर मंडी सब इंस्पेक्टर के कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये कोर्स निःशुल्क चल रहा है, तो आप वहाँ जाके ज्वाइन करिए, है ना। ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ जाके उसमें आप इनरोल हो जाइए, आपको पूरा क्लास उसमें निःशुल्क मिलेगा। मंडी सब इंस्पेक्टर तक की क्लासेज जो है आपको पूरा निःशुल्क मिलेगा, आप उसको दे सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आप जो है फोल्डर सेक्शन में जाकर वहाँ से इसके लिए कुछ अमाउंट रखा गया है, उस अमाउंट को आप पे करके इसका PDF भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, इसको जरूर डाउनलोड कर ले, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आपको पूरे क्लास जो है क्रम वाइज इसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।